स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे गुर्दे यानी किडनी पर हॉर्मोन्स का नियंत्रण। ये अपने आप में एक कमाल की व्यवस्था है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, एक डिटेल्ड डायग्राम है और उससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है जो हमें नेफ्रॉन मतलब किडनी की वो फंक्शनल यूनिट जहां सारा काम होता है, उसके अलग अलग हिस्सों पर इन पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स यानी हॉर्मोन्स के असर को समझने में मदद करेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा हार्मोन कहाँ एक्ट करता है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन क्या है? हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुख्य हार्मोन्स एएनपी, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन, एडीएच और पीटीएच ठीक कहाँ और कैसे काम करते हैं। और सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों, ये महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। आखिर यही हॉर्मोन्स हमारे शरीर में फ्लूइड्स का वो नाजुक संतुलन, हमारे ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव और इलेक्ट्रोलाइट्स की सही मात्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेकिन आकर्षक सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं एएनपी से। एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ये वो हार्मोन है जो तब एक्शन में आता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। एएनपी यानी एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ये दिल के एट्रिया मतलब ऊपरी चेम्बर्स से निकलता है। अच्छा, और ये निकलता कब है? मतलब ट्रिगर क्या है? जब ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर बढ़ता है तो एट्रिया की दीवारें खिंचती हैं। ये खिंचावली सिग्नल है एएनपी रिलीज करने का। इसे आप एक तरह का बॉडी का अपना प्रेशर रिलीज वाल्व समझ सकती हैं। प्रेशर रिलीज वाल्व, इंटरेस्टिंग। तो ये काम कैसे करता है प्रेशर कम करने का? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एफरेंट आर्टेरियोल को फैलाता है और इफेरेंट को सिकुड़ता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? पहली नजर में लग सकता है। देखिए, ये एफरेंट आर्टेरियोल जो खून ग्लोमेरुलस में लाती है, उसको सीधे डायलेट नहीं करता, बल्कि उसके सिकुड़ने मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन को रोकता है। इससे ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ओके। और साथ ही ये इफरेंट आर्टेरियोल जो खून बाहर ले जाती है, उसको थोड़ा सिकोड़ता है। तो एक तरफ से फ्लो बढ़ा, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता थोड़ा संकरा हो गया। तो अंदर प्रेशर बढ़ गया? हाँ, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इसका नेट रिजल्ट होता है जीएफआर का बढ़ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। किडनी तेजी से फिल्टर करने लगती है। अच्छा, तो ज्यादा फिल्ट्रेशन, लेकिन सिर्फ फिल्ट्रेशन बढ़ाने से प्रेशर कैसे कम होगा? नहीं, ये इसका एक पहलू है। एएनपी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण काम नेफ्रॉन के आगे के हिस्सों पर होता है। ये डिस्टल नेफ्रॉन खासकर कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कम करता है? मतलब ये कि सोडियम खून में वापस जाने के बजाय यूरिन में ही रह जाता है। और जैसा हम जानते हैं, पानी अक्सर सोडियम को फॉलो करता है, तो सोडियम और पानी दोनों शरीर से ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, तो इससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर नीचे आता है? एग्जैक्टली। और ये रेनिन के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, जिससे आगे एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन का असर भी कम होता है। तो ये मल्टीपल लेवल पर प्रेशर कम करता है। ठीक है, ये तो हुई बढ़े हुए प्रेशर की बात। अब इसका उल्टा देखते हैं। जब ब्लड प्रेशर कम हो तब यहाँ एंजियोटेंसिन 2 का रोल आता है, सही कहा? जी हाँ, एंजियोटेंसिन 2 ये शरीर के सबसे पावरफुल ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम यानी रास का मेन प्लेयर है। रास, हाँ। ये तब बनता है जब ब्लड प्रेशर कम हो या किडनी में ब्लड फ्लो कम हो। तब किडनी रेनिन रिलीज करती है और फिर एक पूरी कैस्केड के बाद एंजियोटेंसिन 2 बनता है। और ये किडनी पर क्या करता है? स्रोत कहते हैं कि ये मेनली इफरेंट आर्टेरियोल को सिकोड़ता है, एएनपी से बिल्कुल उलट। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये इफरेंट आर्टेरियोल को एफरेंट के मुकाबले ज्यादा सिकोड़ता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका नतीजा ये होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ एएनपी जैसे ही, लेकिन यहाँ मकसद अलग है। यहाँ मकसद है जीएफआर को मेंटेन करना या शुरू में बढ़ाना, भले ही किडनी में ओवरऑल ब्लड फ्लो कम क्यों ना हो। ओह, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, ताकि लो ब्लड प्रेशर में भी किडनी फिल्टर करती रहे। इससे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ जाता है, यानी ग्लोमेरुलस में आने वाले प्लाज्मा का वो हिस्सा जो फिल्टर होता है। दिलचस्प है, कम फ्लो में भी फिल्ट्रेशन बनाए रखना।
लेकिन क्या ये सिर्फ आर्टेरियोल्स पर ही काम करता है? नहीं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ट्यूब्यूल्स पर भी है। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में सोडियम, पानी और बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को सीधे स्टिम्युलेट करता है। मतलब ये शरीर को नमक और पानी बचाने का सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल, ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर NHE3 और सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी बढ़ाता है। तो एक तरफ फिल्ट्रेशन मेंटेन करने की कोशिश, दूसरी तरफ फिल्टर हुए फ्लूइड से ज्यादा सोडियम और पानी वापस खींचना। ड्यूअल एक्शन। हाँ, खासकर लो वॉल्यूम स्टेट्स में जैसे डिहाइड्रेशन या हेमरेज में ये डुअल एक्शन लाइफ सेविंग हो सकता है। ये GFR को गिरने से बचाता है और बॉडी में फ्लूइड और सोडियम बनाए रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर सपोर्ट होता है। लेकिन अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, जैसे हार्ट फेलियर में? हाँ, तब यही सोडियम और पानी का रिटेंशन प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, उससे एडिमा वगैरह बढ़ता है। आपने RAS का जिक्र किया, एंजियोटेंशन 2 समझ लिया। अब तीसरा सदस्य एल्डोस्टेरॉन, ये कब क्यों निकलता है? एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो किडनी के ऊपर होती है। इसके मेन ट्रिगर्स है एंजियोटेंसिन 2, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, ब्लड में पोटेशियम लेवल का बढ़ना, हाइपरकलीमिया और कुछ हद तक ब्लड सोडियम का कम होना। ACTH का भी हल्का असर होता है। और इसका काम कहाँ होता है? डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में, है ना? जी, मेनली इन हिस्सों की प्रिंसिपल सेल्स पर। यहाँ इसका सबसे खास काम है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। कैसे? ये उन सेल्स की मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल्स ENAC और सोडियम पोटेशियम ATPase पंप्स की संख्या और एक्टिविटी बढ़ाता है। नतीजा, ज्यादा सोडियम ब्लड में वापस आ जाता है। और सोडियम के साथ पानी भी? तो ये भी ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ाने में मदद करेगा? बिल्कुल, सोडियम रिटेंशन से वाटर रिटेंशन भी होता है। लेकिन एल्डोस्टेरॉन का काम यहीं खत्म नहीं होता। उन्हीं प्रिंसिपल सेल्स पर ये पोटेशियम के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। सिक्रीशन मतलब पोटेशियम को ब्लड से निकालकर यूरिन में भेजना। ये पोटेशियम चैनल्स ROMK और BK के जरिए होता है। अच्छा, तो सोडियम बचाता है, पोटेशियम निकालता है। एसिड बेस पे भी कोई असर? हाँ, कलेक्टिंग डक्ट में एक और टाइप की सेल्स होती हैं, इंटरकेलेटेड सेल्स। एल्डोस्टेरॉन अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स पर हाइड्रोजन आयन H+ के सिक्रीशन को भी स्टिम्युलेट करता है, H+ एटिपेस पंप के जरिए। तो ये बॉडी से एसिड निकालने में भी मदद करता है। तो ये तो काफी कुछ करता है। सोडियम, पानी, पोटेशियम, एसिड बेस बैलेंस। जी हाँ, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, पोटेशियम बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। पानी के बैलेंस की बात चली है तो एक और हार्मोन जहन में आता है, ADH, एंटी डायोरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। इसका क्या रोल है? ADH, हाँ, ये वाटर बैलेंस का मास्टर रेगुलेटर है। बनता हाइपोथैलेमस में है, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। इसके ट्रिगर क्या हैं? 2 मेन ट्रिगर्स हैं। पहला और सबसे सेंसिटिव है ब्लड ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना, यानी खून का गाढ़ा होना। जी। दूसरा है ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर में सिग्निफिकेंट कमी, लगभग 10-15%। और ये किडनी में कहाँ और कैसे काम करता है? ये मेनली कलेक्टिंग डक्ट की प्रिंसिपल सेल्स पर ही काम करता है, एल्डोस्टेरॉन की तरह, लेकिन इसका रिसेप्टर अलग है, V2 रिसेप्टर। अच्छा। जब ADH इन V2 रिसेप्टर से जुड़ता है तो सेल के अंदर CAMP पाथवे एक्टिवेट होता है। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि एक्वापोरिन 2 नाम के वाटर चैनल्स सेल के अंदर से निकलकर उसकी एपिकल मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं, वो मेम्ब्रेन जो यूरिन के कांटेक्ट में होती है। एक्वापोरिन, पानी के दरवाजे? बिल्कुल सही, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक चैनल्स हैं। जब ये मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट से पानी बहुत तेजी से निकलकर सेल में और फिर ब्लड में रीअब्सॉर्ब होने लगता है। क्यों? पानी बाहर क्यों आएगा? क्योंकि किडनी का जो अंदरूनी हिस्सा है, मेड्यूला, वहाँ का माहौल बाहर बहुत गाढ़ा हाइपर ऑस्मोटिक होता है। ये ग्रेडियंट पानी को खींचता है, ADH सिर्फ दरवाजे खोलता है। अच्छा, तो इससे पानी बचता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है? हाँ, और जब बॉडी में पानी ज्यादा होता है तो ADH कम हो जाता है, एक्वापोरिन हट जाते हैं, पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होता और डाइल्यूट यूरिन बनता है। आपने मेडुला के गाढ़ेपन, उस ग्रेडियंट की बात की। स्रोत ये भी बताते हैं कि ADH यूरिया रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ाता है। इसका क्या कनेक्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADH मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया ट्रांसपोर्टर्स UTA1 को भी एक्टिवेट करता है।
इससे यूरिया भी ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये मेडुला के इंटरस्टिशियम में जमा हो जाता है। अच्छा। हाँ, और ये जमा हुआ यूरिया उस कॉर्टिकोपैपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाने और मेंटेन करने में मदद करता है। मतलब किडनी के बाहर से अंदर तक गाढ़ेपन में जो बढ़ोतरी होती है, उसमें यूरिया का बड़ा हाथ है, और यही ग्रेडियंट पानी को खींचने की ड्राइविंग फोर्स है। मतलब एडीएच पानी के दरवाजे भी खोलता है और पानी को खींचने वाली ताकत को भी बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल, ये ड्यूअल रोल है उसका कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन किडनी मिनरल मेटाबॉलिज्म, खासकर कैल्शियम और फॉस्फेट में भी बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ आता है पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। हाँ। ये कब निकलता है? पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, जो गले में थायराइड के पीछे होती हैं। इसका सिक्रीशन मेनली तब बढ़ता है जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। कैल्शियम कम होने पर? हाँ, हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा ब्लड में फॉस्फेट का लेवल बढ़ना भी इसे स्टिमुलेट करता है, और एक्टिव विटामिन डी का लेवल कम होना भी। इसका मेन काम है ब्लड कैल्शियम बढ़ाना और फॉस्फेट कम करना। और किडनी पर इसका असर? स्रोत कहते हैं कि अलग-अलग ट्यूब्यूल पर अलग असर होता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पीटीएच प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। हाँ, इनहिबिट करता है। ई सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर्स को रोकता है, जिससे ज्यादा फॉस्फेट यूरिन में निकल जाता है। इसे फॉस्फेट यूरिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, पीसीटी में फॉस्फेट बाहर, कैल्शियम का क्या? कैल्शियम के साथ कहानी अलग है। पीटीएच डिस्टल ट्यूब्यूल यानी डीसीटी में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। बढ़ाता है, उल्टा बिल्कुल। हाँ, ये वहाँ कैल्शियम चैनल्स TRP5 और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे ज्यादा कैल्शियम ब्लड में वापस आ जाता है। तो नेट रिजल्ट, फॉस्फेट निकलता है, कैल्शियम बचता है। शरीर कीमती कैल्शियम बचाने के लिए फॉस्फेट की कुर्बानी दे रहा है एक तरह से। कह सकते हैं। और विटामिन डी का कनेक्शन? क्या वो भी था। पीटीएच का एक और बहुत जरूरी काम किडनी में है। ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम विटामिन डी को उसके सबसे एक्टिव फॉर्म 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 में बदलता है, और ये एक्टिव विटामिन डी फिर इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ओह, तो पीटीएच किडनी से सीधे कैल्शियम बचाता है, फॉस्फेट निकालता है, और विटामिन डी के जरिए इंटेस्टाइन से दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बिल्कुल, ये सब मिलकर ब्लड कैल्शियम को नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो हमने 5 मेन हार्मोन्स एएनपी, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन, एडीएच और पीटीएच की कहानी पूरी की। देखा कि कैसे ये किडनी के अलग-अलग हिस्सों पर कितनी बारीकी से काम करते हैं। अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच ये तिकड़ी ज्यादातर बॉडी में सॉल्ट और वाटर रिटेन करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। हाँ, ये कंजर्विंग सिस्टम है। जबकि एएनपी ठीक उल्टा करता है, सॉल्ट और वाटर निकालकर प्रेशर कम करता है। जी, वो नेट्रियूरेटिक है। और पीटीएच पूरी तरह कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस पर फोकस्ड है। बिल्कुल सही समझी है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये हार्मोन्स आइसोलेशन में काम नहीं करते। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, जहाँ हर इंस्ट्रूमेंट मतलब हर हार्मोन अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन जो फाइनल म्यूजिक है यानी बॉडी का बैलेंस, वो तभी सही बनता है जब सब आपस में कोऑर्डिनेट करें। अच्छा उदाहरण है। जैसे एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को स्टिम्युलेट करता है, एएनपी रेनिन को रोककर एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन के असर को कम करता है। एडीएच और एल्डोस्टेरॉन दोनों पानी बचाते हैं, पर ट्रिगर्स और मकसदों में फर्क है। पीटीएच और विटामिन डी मिलकर कैल्शियम होम्योस्टेसिस संभालते हैं। ये इंटरकनेक्शन कमाल का है। जी, और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो किडनी सिर्फ एक पैसिव फिल्टर नहीं है। ये इन हार्मोन्स के जरिए बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, को एक्टिवली रेगुलेट करने वाला एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस स्टेटस, मिनरल मेटाबॉलिज्म, सब पर किडनी का हार्मोनल कंट्रोल है। ये वाकई अद्भुत है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल कि किडनी पर हार्मोन्स कैसे अपना जटिल लेकिन महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं और कैसे ये संतुलन हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी रही होगी।
और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरकनेक्टेड है। जरा सोचिए, अगर इस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा का कोई एक मेंबर, मान लीजिए एल्डोस्टेरॉन या एडीएच, अपना काम ठीक से ना करे या ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे, तो इसका ना सिर्फ किडनी के फंक्शन पर बल्कि पूरे शरीर के फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड प्रेशर बैलेंस पर कितना वाइड स्प्रेड और दूरगामी असर पड़ सकता है। इस पर सोचना हमें इन हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस को और गहराई से समझने में मदद करेगा।